जी, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर। बाकी लोग नहीं अभी आए। बाकी भी सर इधर ही है, अभी आ जाते हैं वो। लास्ट हम लोग 58 पे थे, स्लाइड नंबर 58। लिटरेचर रिव्यू के मतलब बात चल रही थी, हम लेवलिंग की बात कर रहे थे। यहाँ पे अगर लिटरेचर रिव्यू को ग्रेड करें तो ग्रेड ए में जो क्वालिटीज होनी चाहिए कि आपके पास जो है स्टूडेंट के पास एक्सटेंसिव नॉलेज होना चाहिए टॉपिक, और उसने डिस्कशन की हो मेन इश्यूज को, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ अप्रोचेस को, और वेल रिस्पॉन्ड लॉजिकल एंड कोहेरेंट आर्गुमेंट उनके ऊपर भी डिस्कशन भी की हो, और साथ में उसकी बातों के सपोर्ट में रेफरेंस भी हो, तो तब जो है ना वो लिटरेचर रिव्यू को अच्छा कंसीडर किया जाए। अब जब लिटरेचर रिव्यू आप होता ही है कि जैसे आपने लिटरेचर रिव्यू किया हो वैसे ही आपकी साउंड होती है। अगर आपने सही डीपली लिटरेचर रिव्यू किया हो, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड किया हो, तो आप वैसे ही लिखते हैं। और अगर आपने डीपली नहीं किया होता तो फिर वो लोगों की ही रिपोर्टिंग की साउंड देते हैं कि उसने ये कहा, उसने ये कहा, आपने क्या अंडरस्टैंड किया, तो वो टोन आपकी वो होनी चाहिए। डोंट जस्ट प्रेजेंट अदर व्यू और लिटरेचर व्यू शुड बी मोर देन अ कैटलॉग ऑफ लिटरेचर। ये सिर्फ कैटलॉग ना हो कि जी फलां सन में फलाने ये कर दिया, फलाने ये प्रपोज कर दिया, फलाने ये कर दिया, फलाने ये, ऐसे नहीं होना। It should contain critical and analytic approach with an understanding of source of error and difference of opinion. इसके अंदर जो एरर्स हैं जो आपने समझी हैं वो आप प्रेजेंट करेंगे, और जो आपका ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वो भी आप शो करेंगे। इससे फिर पता चलता है कि आपको चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपका ओपिनियन इसके बारे में ये है। तो और इसमें दूसरा ये है कि आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए। क्या मतलब, इट इज़ योर पर्सपेक्टिव, पोजीशन और स्टैंड पॉइंट, नॉट ओनली इन लिटरेचर बट आल्सो इन ऑल थिंग्स। ये आपका पर्सपेक्टिव इस चीज़ों के बारे में ये है, आप इस पोजीशन पे, इस स्टैंड पॉइंट पे आप खड़े हैं। योर थ्योरेटिकल पोजीशन इज क्लियर एंड स्ट्रांगली स्टेटेड। योर लैंग्वेज शुड इंडिकेट योर असेसमेंट ऑफ लिटरेचर। ये चीज़ है कि आपकी असेसमेंट इस लिटरेचर के बारे में क्या है। लोगों ने तो अपने व्यूज दे दिए। अगली चीज है मेथडोलॉजी। ये मेथडोलॉजी यूजर्स के लिए यूजफुल होनी चाहिए, क्योंकि मेथडोलॉजी ने ही ये डिसाइड करना होता है कि आपके रिजल्ट इम्प्रूव होंगे कि नहीं। क्योंकि मेथडोलॉजी में आपने वो चीज़ें मेंशन की होती हैं कि ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रिजल्ट इम्प्रूव हो सकते हैं, और
अगर आपने आपकी मेथडोलॉजी तो वैसी है जैसे लोगों की हो, उसमें कोई ऐसी खास चीज़ आपने मेंशन ही नहीं की हो और रिजल्ट आपने इम्प्रूव किए हो, तो उससे पता चल जाता है कि भाई इसने ये जो किया है ना, इसमें कुछ गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि आपके रिजल्ट तो कह रहे हैं जी इम्प्रूव, और आपकी मेथडोलॉजी बोलनी भी होती, मेथडोलॉजी बताई नहीं रहती कि ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रिजल्ट इम्प्रूव होंगे। तो इसलिए ये जो सारी चीज़ें हैं ना, लिटरेचर में भी आपने शो करनी है लिमिटेशन, और अगर कोई अच्छी चीज़ जिसमें कि फलां मेथडोलॉजी ने फलां चीज़ की वजह से फलां चीज़ इम्प्रूव हुई है, उसको नोट डाउन करना, वही फिर आपको वो रेफर करना होता है मेथडोलॉजी में कि लिटरेचर से ये बात साबित होती है कि ये करने से रिजल्ट इम्प्रूव होता है। और वो जब आप रेफरेंस लगाते हैं तो फिर उससे वो सॉलिड हो जाती है कि ये ऐसे नहीं कह रहा, ये लिटरेचर की बेस पे ये बात कह रहा है कि फलां एक्शन से रिजल्ट इम्प्रूव होता है। तो रीडर वांट टू नो हाउ द मेथोडोलॉजी ऑफ स्टडी में हैव इन्फ्लुएंस द रिजल्ट ऑब्टेन्ड, कि मेथोडोलॉजी ने कहाँ इन्फ्लुएंस किया। ये जो इन्फ्लुएंस है ना, ये रीडर के लिए काम की बात होती है कि जनाब इस वजह से रिजल्ट जो है इम्प्रूव हुआ। आर इंटरेस्टेड इन रेप्लिकेटिंग और एक्सटेंडिंग द स्टडी। और रीडर जो होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि हो सकता है वो आपके काम को रेप्लिकेट करे, उसको दोबारा एग्जीक्यूट करके देखे और या उसको एक्सटेंड करना चाहे, ये उसकी इंटरेस्ट होती है। तो अब जो आपने मेथोडोलॉजी लिखी हो वो क्लियरली और सफिशिएंटली डिस्कस कि रिसर्च कैसे हुई सारों को एक्सप्लेन करें, ताकि जो बाद में आने वाले रिसर्चर हैं वो उसके उसके इब्हाम ना हो चीज़ों के बारे में, वो हर चीज़ के बारे में क्लियर हो कि आपने ये किया है, अगर वो करना चाहे तो कर सके। कंटेन रिसर्च फ्रेमवर्क दैट इंक्लूड डिफरेंट फेजेस। अब मेथोडोलॉजी में आपने वो रिसर्च फ्रेमवर्क भी डिस्कस करना होता है कि किन किन फेजों से गुजर के आपने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया, और कौन कौन सा फेज कौन कौन से ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मददगार हुआ। क्लियरली एक्सप्लेन द सिमुलेशन स्टेप्स, आपने सिमुलेशन की है, टोपोलॉजिकल सिमुलेशन या टूल यूज किया है, या जो कुछ भी आपने यूज किया उसको क्लियरली एक्सप्लेन करें। परफॉर्मेंस मेजर पैरामीटर डाटा यूज, वो सारी आपने वहाँ पे जस्टिफिकेशन के साथ बताना है कि जी ये इस वजह से परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव हुई, ये डाटा सेट यूज हुआ, ये पैरामीटर यूज किए, हर चीज़ एक्सप्लेन करें। बेंच मार्किंग विद करंट एंड अप्रोप्रिएट सोल्यूशन इन द फील्ड, जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस हैं उनके साथ आप अपने काम को बेंच मार्क करें कि उनके रिजल्ट ये थे, मेरे रिजल्ट ये हैं। ठीक है जी। मेथोडोलॉजी में आमतौर पे इंट्रोडक्शन होता है, रिसर्च फ्रेमवर्क होता है, आपकी जो फेजेस हैं रिसर्च फ्रेमवर्क के, ये फेज वन में मैंने प्री प्रोसेसिंग की, फेज टू में मैंने ये किया, फेज थ्री में डाटा और टूल ये यूज़ किए, फेज फोर में मैंने परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए ये मीट्रिक्स यूज़ की। ये सारी चीज़ें मेथोडोलॉजी में मेंशन होती है। मटेरियल एंड मेथड्स वेरीज enormously from thesis to thesis, may be absent in theoretical thesis। ये जो मटेरियल एंड मेथड है ना, ये टाइप्स ऑफ रिसर्च पे भी डिपेंड करता है कि आपने क्या काम किया है। थ्योरेटिकल में हो सकता है ये चीज़ें ना हो। शुड बी पॉसिबल फॉर competent researcher to reproduce exactly what you have done by following your method। तो कहता है कि आपकी मटेरियल मेथड इतना हो कि एक कॉम्पिटेंट रिसर्चर अगर आपके काम को रिप्रोड्यूस करना चाहे तो कर सके, यानी दोबारा वही काम एग्जीक्यूट करवा के करना चाहे तो कर सके। आफ्टर यू हैव लेफ्ट अनदर रिसर्चर विल वांट टू डू सिमिलर एक्सपेरिमेंट आइदर विद योर गियर और ए न्यू सेटअप, यानी तुम आपके सेटअप के मुताबिक करना चाहे तो भी कर ले, अगर नए सेटअप के मुताबिक करना चाहे तो वो भी कर ले। प्लीज राइट द बेनिफिट ऑफ दैट, उन लोगों के बेनिफिट के लिए आपने राइटिंग करनी है। इंफॉर्मेशन टू अलाउ द रीडर टू एक्सेस द बिलीवेबिलिटी ऑफ योर रिजल्ट, इतनी चीज जरूर प्रोवाइड करनी है कि रीडर को आपकी बात पे यकीन आ जाए कि आपके रिजल्ट ठीक है। इंफॉर्मेशन नीडेड बाय अनदर रिसर्चर टू रेप्लिकेट योर रिसर्च, इसमें इतनी
इंफॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए कि अगर वो आपके एक्सपेरिमेंट का रेप्लिकेट करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए तो वो कर सकें। डिस्क्रिप्शन ऑफ योर मटेरियल, प्रोसीजर, थ्योरी, कैलकुलेशन, यानी आपकी जो मटेरियल है, जो प्रोसीजर है, जो थ्योरी है उसको डिस्क्राइब करें। कैलकुलेशन टेक्निक, प्रोसीजर, इक्विपमेंट एंड कैलिब्रेशन प्लॉट्स। कैलिब्रेशन कैलिब्रेशन भी बड़ी, जो सिमुलेटर जो होते हैं उनके अंदर वो पैरामीटर्स और कैलिब्रेशन होती है कि आपने इसको यहाँ पे कैलिब्रेट किया, वो स्टेप्स भी मेंशन करें कि जनाब इस पैरामीटर की वैल्यू के ऊपर रिजल्ट अच्छे हुए, वो तो कैलिब्रेशन, वो भी आप मेंशन करें। लिमिटेशन, अजम्पशन एंड रेंज ऑफ वैलिडिटी को मेंशन करें। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनालिटिकल मेथड इंक्लूडिंग रेफरेंस टू एनी स्पेशलाइज्ड स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, अगर कोई स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर यूज़ किया है उसको भी एक्सप्लेन करें। ये सारी चीज़ें जो हैं मटेरियल और मेथड में। अब वो जो रिसर्च फ्रेमवर्क है वो एक schematic visual representation of the step to be taken to realize the research objective। स्कीम है आपकी रिसर्च की कि आपने पहले क्या काम किया, फिर क्या काम किया। यूजफुल टूल टू फोकस रिसर्च टू इट्स गोल। तो आप जो रिसर्च को गोल को अचीव करते हैं उनको कैसे किया उसके बारे में होता है। अगर मैं आपको अपने थीसिस का वो शेयर करूं, उसके अंदर जो रिसर्च फ्रेमवर्क था, तो अगर आप इसको देखें, इसके अंदर ये देखिए, ये रिसर्च फ्रेमवर्क हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है। ये देखिए, अब इसमें आपकी प्रॉब्लम क्या थी, मेन प्रॉब्लम क्या थी, उसके फिर सब प्रॉब्लम क्या हुए, उस सब प्रॉब्लम को सेव सॉल्व करने के लिए क्या मेथडोलॉजी है, एवेल्यूएशन के लिए आपने क्या किया, केस स्टडी की, आपने इंडस्ट्रियल सर्वे किया, और देन इसके पहली फेज के रिजल्ट कहाँ पे आए, फिर ये दूसरा प्रॉब्लम क्या था उसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया और उसको एवेल्यूएट कैसे किया। यहाँ पे ये चीज़ नोट करें कि अब इस मेथडोलॉजी के अंदर हर चीज़ एक ही स्लाइड के अंदर सारा कुछ है। क्या क्या प्रॉब्लम था, उसके कितने पार्ट हुए, क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, इवेल्युएट किस किस के साथ हुआ, ये जो बेंच मार्किंग देखें, इवेल्युएशन एक पहले की इवेल्युएशन ऐसी हुई, दूसरी का परफॉर्मेंस डाटा सेट यूज हुआ, तीसरी के लिए प्रोक्योरमेंट डाटा सेट यूज हुआ, और ये और यहाँ किसका आपस में क्या लिंक है कि पहले जो प्रॉब्लम था वो यूज होती है प्रॉब्लम 3 में, प्रॉब्लम 2 भी यूज होती है प्रॉब्लम 3 में, किस फेज में यूज हुई, ये सारी चीज़ें मेंशन, यही चीज़ वो वहाँ पे वो मेंशन कर रहा है कि आपका जो सारा फ्लो है। इवन अच्छा ये तो हो गया ना रिसर्च फ्रेमवर्क, इवन जो है आपका ये यहाँ पे एक और डायग्राम मैंने दी थी उसमें, जिसमें हाँ ये
इस डायग्राम में क्या चीजें मेंशन है ये देखिएगा। इसमें आपका प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुआ कि आपने रिसर्च प्रॉब्लम की फार्मूलेशन करने से पहले लिटरेचर रिव्यू, आपने एक सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू भी किया, और ये लिटरेचर रिव्यू कितने एरिया को कवर कर रहा था, बाकी एरिया का आपने क्या किया, सबको कंबाइन किया, और उस कंबाइन करने के बाद आपने प्रॉब्लम को फार्मूलेट, उसमें से आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकाली, रिसर्च क्वेश्चन निकाले, रिसर्च ऑब्जेक्टिव निकाले। ये निकालने के बाद फिर आपने दूसरी फेज के अंदर किसके ऊपर काम किया और उसको क्या किया, वैल्यूएट किया। यानी ये सारी रिसर्च आपकी कैसे कैसे हुई। फिर इसके बाद आप अगली फेज में आए, आपने मेथोडोलॉजी बनाई, उसमें जो है आपने इस अप्रोच को किससे वैल्यूएट किया, और फिर जो है आपने जो है वो कंक्लूजन निकाला और थीसिस और पब्लिकेशन। तो ये क्या है, रिसर्च प्रोसीजर भी बता दिया, रिसर्च फ्रेमवर्क भी बता दिया। तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी है अपने इसमें रिसर्च फ्रेमवर्क में। या स्कीमेटिक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप टू बी टेकन टू रियलाइज द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, या आपने अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया वो सारा मेंशन है ना, या एक एक ऑब्जेक्टिव को कैसे कैसे आपने गोल तक जो है वो लेके गए। ठीक है भाई, कुछ समझ आई भाई? अच्छा, अभी ये एक सेशन खत्म हो रहा है, उसके बाद फौरन नहीं, यानी वो जितनी देर में वो इसकी वीडियो कन्वर्ट करता है कि 5 मिनट तक, मेरा 5 मिनट लगाता है, 5 मिनट के बाद हम जो है ना वो नेक्स्ट दूसरी अगली स्लाइड में स्विच करें। जी ठीक है। लोग कितने हुए, 5 पूरे हो गए, कोई कम है?